तालियों से स्वागत करेंगे दिग्विजय सिंह जी का। दिग्विजय सिंह जी, हम यहाँ लोकमत के नेशनल कॉन्क्लेव में जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है मैच्योरिंग डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र के मामले में आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप हमारे देश को विदेश में बदनाम कर रहे हैं, आपके नेता। लोकतंत्र का पैमाना लोगों का समर्थन है, यही हम जानते आए हैं, और लोगों का समर्थन आपको सत्ताधारी दल से कम मिलता है, तो लोकतंत्र कैसे खतरे में हुआ? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटर ने मुझे कहा है कि फसादी हूँ मैं। दरदा फैमिली से मैं बहुत पिछले 35-40 साल से संबंध में रहा है, लेकिन कौन सा फसाद मैंने किया थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। आपसे भी मेरा परिचय है पुराना, और दरदा फैमिली से भी है। मैंने अपने जीवन में कहीं फसाद नहीं किया, लेकिन फसादियों से लड़ाई में जरूर लड़ता रहा हूँ, वो अपने साथ में है। देश में लोकतंत्री परंपरा कोई नई नहीं है। हजारों वर्षों से लोकतंत्री परिवार हमारी परंपरा देश में रही है। और ये जो बात आपने कही है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इमरजेंसी में भी कई लोगों ने जाकर अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बाहर बात की थी। स्वयं अरुण जेटली जी ने भी 2015 में पार्लियामेंट में इस बात को कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये विचारों की अभिव्यक्ति है, कोई अगर बात बाहर जाके कहता है तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे पास 7 प्रमाण हैं जहां नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में जाकर कांग्रेस के और पूर्व की सरकारों के खिलाफ बोला है, जिसमें अटल जी की सरकार भी शामिल है। टोरंटो में कहा 1 अप्रैल 2015 में, जिनको गंदगी खत्म करनी थी गंदगी करके चले गए, गंदगी करके चले गए, हम सफाई करने जाएंगे। पिछले 7 वर्षों की धूल हम साफ करेंगे, जिसमें अटल जी के कार्यकाल का भी जिक्र है। भारत एक विशाल देश है जहां समस्या पुरानी और सफाई में समय लगेगा, लेकिन हमारा मिशन स्किल इंडिया का है, न कि स्कैम इंडिया का। ये क्या उन्होंने नहीं कहा? अप्रैल में ही फिर कनाडा में उन्होंने अप्रैल में कहा, कनाडा आने में भारत के पीएम को 42 साल लग गए। क्या ये कहने वाली बात थी? फिर जर्मनी दौरे के समय उन्होंने कहा 2014 में भारत में दशकों की अस्थिरता समाप्त हो गई। 2015 शंघाई में कहा, पहले आपको भारतीय होने पर शर्म आती थी। मैं तो उन्हीं से पूछता हूं कि आपको भारत में पैदा होने में कोई शर्म आई थी क्या, मोदी जी? फिर दक्षिण कोरिया में उन्होंने कहा, पहले मुझे और तमाम लोगों को शर्म आती थी कि कैसा देश है जहां हम पैदा हो गए। जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, लेकिन अब हमें गर्व होता है। फिर चीन यात्रा में 2015, पिछले 30 वर्षों में अधूरे काम पड़े थे, उनको मैं पूरा कर रहा हूं। फिर मस्दर शहर में संयुक्त अरब यूएई में जाके कहा कि उनकी सरकार के पास विरासत की समस्याएं थीं और उनकी तत्काल प्राथमिकता उन परियोजनाओं को शुरू करने की होती जो पिछली सरकारों ने अनिश्चितता और सुस्ती से रुकी हुई थी, जबकि हाईएस्ट ग्रोथ रेट 2014 से 2014 के बीच में रही है। 2015 में उन्होंने कैलिफोर्निया में कहा, हमारे देश में राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को सामने आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। किसी ने 50 करोड़ रुपए कमाए, किसी के बेटे ने 250 करोड़ और किसी की बेटी ने 500 करोड़ बनाए। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात जरूर पहली बार हो रही है कि स्वयं सत्ता पक्ष, राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा में राजनाथ सिंह जी, राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं और उनसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, और सदन नहीं चल रहा है, खुद वही नहीं चलने दे रहे हैं। भाजपा के सांसद लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं
कि आप स्वयं इस बात को देख रहे हैं कि हम लोगों पर आरोप लगता था कि हम सदन नहीं चलने दे रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन अब क्या हो रहा है? बेसिकली बात यह है कि भारतीय संविधान में जिसको भरोसा है वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा जो आज कही जा रही है। इसी के साथ साथ अगर आप देख लें तो अनेक उदाहरण हैं, निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा गया, जमानत नहीं हो पाई। भीमा कोरेगांव में एक प्रकरण हुआ जिसमें लोगों ने अपनी बात कही, लेकिन उनको 3.5 साल तक जेल में बंद रखा और जमानत नहीं होने दी। उसमें कौन? जो एमिनेंट सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। उसमें से एक ही उदाहरण दूंगा, सुधा भारद्वाज जी का। ये अमेरिकन सिटीजनशिप थी उनकी। अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के वो आईआईटी के यहाँ से कानपुर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और सिटीजनशिप छोड़ के उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ के जंगलों में आदिवासियों की सेवा की। ऐसे सिविल राइट एक्टिविस्ट को और ऐसी भद्र महिला को उन्होंने 3.5 साल तक जेल में बंद रखा। ऐसे अनेक प्रकरण है, मैं उसका समय आपसे नहीं लूँगा, लेकिन बात यही है कि लोकतंत्र में और भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप स्वयं बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कप्पन सिद्दीकी की बात मैं करता हूँ। उसका दोष इतना था कि वो अपनी मैगजीन के लिए हाथरस के रेप केस में जाकर उसकी रिपोर्ट कर रहा था। उसको 2 साल तक जेल में बंद रखा। ये सारे उदाहरण जो हैं ये दिए जा रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर मूल सवाल पे आता हूँ। पैमाना तो जनता का समर्थन है ना, एक बार नहीं, एक इलेक्शन नहीं ना, मतलब बार बार लगातार एक ट्रेजेक्ट्री है जिस पे जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। तो उसके पहले 2014 के पहले जो ट्रेजेक्ट्री क्या थी 1947 से, तो फिर उसको आप उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, उसको नहीं जोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब उनको समर्थन मिल रहा है तो लोकतंत्र खतरे में कैसे? नहीं, बात लोकतंत्र के खतरे की, हमारी बात दूसरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से विधायक खरीदे जा रहे हैं, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं, जनमत को नकारा जा रहा है, उसका उदाहरण आपके सामने नहीं है क्या? ऐसे कोई उदाहरण देखने को आपको पहले मिले जहां खुलेआम खरीद हुई है? जीते, आप अपने राज्य में खुद जीते चुनाव, आपकी पार्टी के लोग छोड़ के चले गए। मैं वही कह रहा हूं, को छोड़ के चले गए? एक एक विधायक को 25 से 50 करोड़ रुपए दिए गए, साफ है वो लोग छोड़ के गए, सिर्फ पैसे के लिए छोड़ के गए। बिल्कुल। और वही मैं आपसे एक बात पूछता हूं, दूसरा, जो लोग पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि बेईमान है, भ्रष्ट है, इनको जेल होना चाहिए, हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में गए, वॉशिंग मशीन में गए, साफ हो गए, ईमानदार हो गए। कांग्रेस संगमा अभी कैंपेन में अमित शाह जी उन पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, अब उनके साथ मिलकर वो सरकार बना रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं कि हमने सरकार बना ली। तो यही लोकतंत्र है क्या? मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये सब तो जनता भी देख रही है, लेकिन फिर भी उनके साथ है, फिर भी आपको नकार रही है। देखिए, नकार नहीं रही। मैं आपसे बात करता हूं, 2 बाई इलेक्शन की बात करता हूं। एक बाई इलेक्शन हुआ आपका बंगाल में, जहां कांग्रेस पार्टी करीब 50 साल बाद हम वो सीट जीते हैं। पुणे बीजेपी की सीट थी, वहाँ हम लोग इस बार चुनाव जीते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक वो ज़माना भी था जहाँ भाजपा 2 सीटें रह गई थी, लेकिन ये बात थोड़ी कि पार्टी कोई खत्म हो जाती है। अभी पिछले आपकी पार्टी खुद जीती, मध्य प्रदेश जीती, छत्तीसगढ़ जीती, राजस्थान जीती हम लोग, अभी हम लोग हिमाचल जीते। आप हिमाचल जीते, तो फिर लोकतंत्र है। बात वही है। मेरा ये आपसे कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, आज ईडी, आईटी, सीबीआई, पता नहीं लोकमत पे छापे पड़े कि नहीं पड़े, क्योंकि उनका तो लोकमत पुरानी कांग्रेसी परंपरा के हैं,
लेकिन एक बात मैं आपसे कह सकता हूं कि जिसने मोदी जी के खिलाफ बात की उन पर ईडी, आईटी, सीबीआई लगी, और जिन पर ईडी लगी हुई थी भाजपा में गए तो उन्हें माफ कर दिया। नारायण राणे मंत्री भी बन गए, उनके ऊपर पहले छापे पड़े। आपके सदाशिव अधिकारी, आप उसके बाद आपके मुकुल रॉय, ऐसे अनेक प्रकरण हैं। आप कह रहे हैं प्रताड़ित होकर लोग जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो ये कहा जाता है वो आपसे प्रताड़ित होकर गए। देखिए, जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, ये आप उन्हीं से पूछिएगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे प्रताड़ित होकर गए हैं। आपसे मतलब कांग्रेस मेरी बात से आप पूछ रहा हूँ, उनसे कभी ये प्रश्न पूछ लीजिएगा कि वो उनके भाषण उनके आप सुन लीजिए। 2020 के पहले एक हफ्ते पहले उन्होंने सरकार की प्रशंसा की कि हमने कर्जा माफ किया, और कर्जा माफी के उन्होंने प्रमाण पत्र बांटे करेरा में, और एक हफ्ते बाद चले गए। एक हफ्ते में सरकार इतनी खराब हो गई क्या? तो इसको क्या कहेंगे आप? क्यों छोड़ गए आपको? ये अवसरवादिता और भारतीय जनता पार्टी का प्रलोभन। और गुलाम नबी आज़ाद जी, गुलाम नबी आज़ाद को भी आप जान लीजिए कि गुलाम नबी आज़ाद को कहां से कहां पहुंचाया कांग्रेस पार्टी ने नहीं पहुंचाया, और क्या कारण रहा को चले गए? कभी आपने उनसे पूछा? बात यह है, उन्होंने जो बात कही थी वो सारी बातें तो कांग्रेस कर रही है। चुनाव करवाए, उसके अंदर उसमें उनको आपत्ति नहीं होना चाहिए थी। इसी के साथ साथ 2017 में उन्होंने इस प्रस्ताव रखा था कि चुनाव वर्किंग कमेटी के नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष को अधिकृत कर देना चाहिए। बात वही है, अंदरूनी बात क्या है ये आप पता लगा लीजिए। वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। उस भाव में जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद साहब का टर्म खत्म हो रहा था और उन्हें मतलब नॉमिनेशन नहीं हुआ था, तो भावुक होकर नरेंद्र मोदी जी की आंखों से आंसू टपकने लगे, गला भर आया। उसी प्रकार गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से भी गला भर आया। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कुछ बात तो हुई होगी ना। तो ये आपके ही नेता थे ना, आपके नेता। जी हाँ, आप ही के पार्टी के नेता अगर इस तरह से बह जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और दूसरी प्रलोभन। और अब क्या हो रहा है, अकेले छूट गए हैं कश्मीर में, सारे लोग छोड़ के कांग्रेस में आ गए वापस। नहीं तो पर आपसे पहले वोटर गए, फिर कार्यकर्ता गए। देखिए वोटर देखिए, झूठ बात ये मत कही वोटर गए। हाँ। हमारे आज 2009 में हमें 11 करोड़ वोट मिले, 14 में मिले और 19 में भी 11 करोड़ मिले। तो हमारा वोटर तो वही है। हाँ, जो फ्लोटिंग वोटर था वो गया, और जो रीजनल पार्टीज का वोट चला गया उधर। और ये सिस्टम तो पहले से चला आ रहा है ना। जब मैं आपसे वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र जो है ये सब भारतीय संविधान पे चलता है, और भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उन पर हमें कुठाराघात होता लगता है, इसलिए हम इस बात को कहते हैं। अब जैसे राहुल गांधी जी, उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर अपना भाषण दिया, पूरा भाषण ही उड़ा दिया उन्होंने, पूरा एक्सपेंस कर दिया। जब वो बोलते हैं तो कई बार माइक बंद कर देते हैं। ये तो हुआ है, कोई बात नहीं, कौन सी नई बात की है। और आज के तकनीकी युग में आप कोई बात अभी आप यहाँ कर रहे हैं तो क्या ऑनलाइन कोई यूएसए में या जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में सुन नहीं रहा होगा? तो इस तकनीकी युग में ये कहा जाए कि आपने वहाँ जाके ऐसी बात क्यों कही? अरे कौन सी नई बात कही है जो राहुल गांधी जी ने भारत में नहीं कही हुई है, जो आज इस बात में इतनी हल्ला मचाया जा रहा है? नहीं, उन्होंने ये भी कहा ना कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश क्या कर रहे हैं जब वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो उनसे क्यों कह रहे हैं जाके? देखिए बात यह है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है? नहीं पर मैं कौन से भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल का उल्लंघन उन्होंने किया, बताइए जरा। कौन सा कानून का उल्लंघन उन्होंने किया जो माफी मांगे या उन पर कार्रवाई करें? तो उनका अमेरिका, यूरोप और दूसरे देशों से ये कहना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, आप क्या कर रहे हैं वो सही है? भारतीय लोकतंत्र को फासिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है। जिस प्रकार से लोगों को बिना किसी प्रकरण के झूठा सताया जा रहा है और उन पर पॉलिटिकल हथियार के रूप में ईडी, आईटी, सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, और उन्हें फिर जो उनके भाजपा में चले जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से
अनेक प्रकार उदाहरण हैं जिनको मैं दे सकता हूँ। ये इतनी बार बात होती है कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी भी कहती है हम विचार करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी के पास, विपक्ष के पास एक ऐसा चेहरा नहीं है नेताओं के पास जो वो पोस्टर पर लगाएं जिनसे उनके वोट बढ़ें? किशोर जी, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है हमारी। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन चेहरे का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? देखिए, चेहरे का तो आपके मीडिया में ज़्यादा असर पड़ता है बनस्पत पॉलिटिक्स के, लेकिन साथ साथ पॉलिटिक्स में भी चेहरा पे असर पड़ता है। लेकिन आप विचारों पर क्यों नहीं जाते हैं, विचारधारा पे क्यों नहीं जाते हैं? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहाँ लोकमत का नागपुर का हेडक्वार्टर, वो जानते हैं इस बात को। आरएसएस बहुत बड़ी संस्था है कि नहीं, आप बताइए? है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। संगठन है, संगठन है, लेकिन अनरजिस्टर्ड है। जरा पंजीयन है कि नहीं, जरा पता लगा लीजिए। पंजीयन क्यों नहीं कराते वो लोग? संस्था बहुत बड़ी हो गई लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या ये ठीक बात है? किसी भी मर्यादापूर्ण संगठन को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? उनका अकाउंट है कि नहीं है? उनकी मेंबरशिप है कि नहीं है? ये तो बताएं। इस पे छुपा हुआ क्या, इसमें कौन सी बात छुपी हुई है? इन बिंदुओं इनका फासिज्म का जो था, ये भारतीय संविधान की बात करते हैं लेकिन साथ में हिंदू राष्ट्र की बात भी करते हैं। क्या भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का प्रावधान है क्या? उसके तहत ये लोग अपना शपथ भी लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं। तो ये सारी जो विरोधाभास है उसको साफ करना चाहिए आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को। वो पहले आर्टिकल 370 की बात करते थे, वो राम मंदिर की बात करते थे, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी भी बात करते हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में अगर डालते हैं और मैनिफेस्टो के बाद वो जीत के आते हैं, फिर वो करते हैं, तो यही तो लोकतंत्र है। हमें उसकी आपत्ति नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि 370 का कश्मीर में असर क्या हुआ है? क्या वहाँ आतंकवाद समाप्त हो गया? क्या वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट आ गया? क्या वहाँ के लोगों को नौकरी मिल गई? आप जीतेंगे फिर ले आएंगे जी, आप जीतेंगे फिर ले आएंगे। 370 का इशू है ही नहीं। इशू है, बात मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि 370 के प्रावधान का 95% जो समाप्त हो गया, तो उसका जो एसेंस था 5-7% था। लेकिन बात वही थी, अटल जी ने क्या कहा था कश्मीर के मामले में? उन्होंने कहा था कश्मीर की समस्या को हल अगर करना है तो 3 बातों का ख्याल रखिए, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी इन कश्मीर। 370 यदि कश्मीर के असेंबली वहाँ पर होती, कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे होते, तो बात समझ में आती। लेकिन इन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, तो वहाँ जो बुलडोज किया गया, ये क्या डेमोक्रेसी है? आप कह रहे हैं 370 हटनी तो चाहिए थी, लेकिन तब हटनी चाहिए थी नहीं, देखिए बात मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी की बात लोकतंत्र की हो रही है कि नहीं हो रही है? लोकतंत्र में क्या आर्टिकल 370 बिना कश्मीर में विधानसभा के ये हटाना उचित था क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आप नहीं, लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं? किशोर जी आप मुझे बताइए। बिना विधानसभा के उन्होंने उसको पास कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आप छोड़िए, आप मैनिफेस्टो की बात छोड़ दीजिए। मैनिफेस्टो, मैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण है जहां उल्लंघन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। हमारा देश जो है इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट, और यूनियन ऑफ स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राज्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर भारत के अंदर उस समय कश्मीर की असेंबली होती और वहां से वो प्रस्ताव करते, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जमहूरियत को बलाए ताक रख दिया, लोकतंत्र की हत्या उसमें हुई है। तो ये मुद्दा आप जनता के पास लेकर जाएंगे? देखिए चुनाव, अरे चुनाव तो करवाएं। नहीं, ये मुद्दा बाकी देश की जनता के पास आप लेकर जाएंगे कि आर्टिकल 370 बहाल होना चाहिए? आप आर्टिकल 370 से इतने प्रभावित क्यों हो रहे हैं? आप सुन लीजिए, आर्टिकल 370 से आपने समाप्त कर दिया, हालांकि अनडेमोक्रेटिकली किया है, लेकिन वहां के आतंकवाद समाप्त हो गया क्या? क्या वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट आया है? सुनिए, और वहां क्या लोगों, कश्मीर के लोगों को रोजगार मिला है क्या? तो समाप्त नहीं होना चाहिए था?
फिर आप उसी पे आ जाते हैं। नहीं तो मैं तो बिल, सवाल बिल, देख अगर वहां विधानसभा होती हाँ और वो वहां से प्रस्ताव करते तब ठीक था। तो स्वाभाविक है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप था। चलिए एक और सवाल पे बढ़ते हैं। जो मैंने बात की कि चेहरा और वो मध्य प्रदेश में जनता अब चुनाव में जाएगी, आपको माने चेहरा जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ, नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, चेहरा जहाँ तक सवाल है, वो दो चेहरे हमारे लीडर होते हैं। एक होता है प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये दो हमारे लोग लीड करते हैं। मैं वहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, लेकिन मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हमारे लीडर वहाँ कमलनाथ हैं, सीनियर मोस्ट लीडर वो हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार हमारी मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। मैं एक बयान के आपको रेफर करना चाहूँगा 16 अक्टूबर 2018 के, जब आपने कहा कि मेरे भाषण देने से कांग्रेस के जो वोट मालूम है कट आप उस जाते पे हैं। आएंगे, क्योंकि यही जब भी होता है नहीं, तो बात होता है। हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने कैंपेन किया, हाँ। कैंपेन करने के बाद हमें बहुमत मिला, उसके बाद जिन जिन एरिया में गया वहाँ चुनाव जीता। लेकिन जो भाजपा मेरे पे आरोप लगाती रही है, अमित शाह जी कहते रहे हैं, तो वही बात मैंने मजाक में दोहरा दी थी। वो मजाक था निश्चित तौर पे आप प्रमाण देख लीजिए। अगर मैं उन इलाकों में गया जहां कांग्रेस जीत गई, उन विधानसभा में गया वहां चुनाव जीत गए कांग्रेस, सरकार हमारी बन गई, तो बताइए। तो फिर आपके जैसे अभी वो सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान से खुद राहुल गांधी ने किनारा कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक में मैंने क्या पूछा था? मेरा प्रश्न आर्मी से नहीं था। आर्मी को तो जो टारगेट दिया उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, लेकिन उस सर्जिकल स्ट्राइक में पहला बना बयान आया अमित शाह जी का, 300 आतंकवादी हमने मार दिए। सुषमा स्वराज जी का आया कि हमने ऐसी जगह स्ट्राइक किया है कि जहां पॉपुलेशन थी ही नहीं। पर आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई ना। सुनती लीजिए, सुन लीजिए। आर्मी को टारगेट कौन देता है? सरकार देती है। तीसरा, आदित्यनाथ जी महंत जी ने कहा 450 मार दिए। तो मेरा तो यही था कि भाई सरकार ये तो बताए, सरकार, आर्मी नहीं। मेरा प्रश्न आर्मी से बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा से डिफेंस फोर्सेस के पक्षधर रहा हूँ। एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स सर्विसमैन को मैंने सबसे ज़्यादा तरजीह दी और उनको नौकरियां दी। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका रिजर्वेशन समाप्त कर दिया, जो अपने आप को बड़ी राष्ट्रवादी मानती है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के लोग आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े जाते हैं। उन पर शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलाते, मुझको राष्ट्रद्रोही कह देते हैं। तो आपकी अपनी पार्टी ने किनारा क्यों कर लिया? देखिए बात ये नहीं है, खुद राहुल गांधी ने कहा। ठीक है, उन्होंने अपने किनारा किया, लेकिन मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। मेरा यही डेमोक्रेसी है मेरी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में कोई एक तंत्र थोड़ी नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मैं अपना व्यूज रखता हूं, मैंने अपनी बात कही और उस पर मैं कायम हूं। मेरा प्रश्न था सरकार से, मोदी जी से, डिफेंस मिनिस्टर जी से, अमित शाह जी से, आदित्यनाथ जी से, कि आपने ये तो बता दीजिए कितने लोग मारे। ये लोकतंत्र क्या है? कलह का नाम लोकतंत्र है क्या? आप कह रहे हैं पार्टी में तो कलह दिखती है। देखिए बात वही आ गई, फिर आपकी मानसिकता भी एक तंत्री जा रही है। डेमोक्रेसी में विचारों की अभिव्यक्ति का क्या इज्जत होती है? होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। चलिए आपकी मानसिकता एक तंत्र की तरफ जा रही है। नहीं, मैं तो फिर राजस्थान पे भी सवाल पूछ सकता हूँ, वहां पर तो कलह दिख रही है। पूछिए ना, मैं उत्तर दूंगा। वहां पे भी कलह दिख रही है विचारधारा का की थोड़ी बहुत मतभेद हो सकता है। गद्दार एक दूसरे को गद्दार बोल रहे हैं। देखिए जो भी है उन पर कार्रवाई पार्टी को करना चाहिए। डिसिप्लिनरी कमेटी हमारे सामने है, उनको सामने जाना चाहिए। गहलोत जी पे, किसी पर भी, जो भी कांग्रेस का व्यक्ति है, अगर उसको किसी पीड़ित व्यक्ति को डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जाना चाहिए, कार्रवाई होगी। पायलट साहब को गहलोत जी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी में जाना चाहिए निश्चित तौर पे, अगर उनको आपत्ति है तो। ठीक है, चलिए समय यहाँ खत्म होता है। थोड़ा सा एक दो सवाल अगर ऑडियंस के ले लें तो जल्दी से। माइक है ऑडियंस के पास? जी, दो हजार चौबीस में किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे आप? सर कोई भी ऐसे 3 जो हम लोग को इफेक्टिव हो। जी सर कोई भी ऐसे 3 मुद्दे बता दीजिए जिनके ऊपर 2024 में कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने 2019 में भी एक
हम लोगों ने वादा किया था, अगर पार्टी हमारी चुनकर आती है तो वो सारे परिवार जिनकी आय एक सीमा से कम है उनको प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे उन परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिससे कि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। एक इसी के साथ साथ रोजगार के लिए भी पूरी तरीके से हमारी क्या योजना थी उसका उल्लेख किया गया था। महंगाई आज जो है उससे कई ज़्यादा कम महंगाई 2004 से 2014 के बीच में थी, जबकि जो ग्रोथ था, जो हमारी आर्थिक विकास था, वो कहीं बेहतर था जो आज है। इसलिए हम लोग महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और साथ में हम गरीबों को किस प्रकार से अधिक उनकी अर्थव्यवस्था सुधार सकें, किस प्रकार से हम लोग और उनके खर्चे कम कर सकें, ये हमारा प्रयास होगा। सर, इसमें हेल्थ सेक्टर का जिक्र आपने नहीं किया जी सर। हेल्थ फैसिलिटी के लिए क्या करेंगे आप? हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में मैं राजस्थान को आपका उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में उन्होंने जो स्कीम लागू की है उसमें 25 लाख तक का खर्चा सरकार बेयर करेगी, और इसी तरीके से हम लोगों ने हमारे अन्य राज्यों में भी इस बारे में हम लोग योजना बना रहे हैं। थैंक यू सर। चलिए, अंत में, क्योंकि समय आपको भी पार्लियामेंट निकलना है, आपको अपने इलाके में हिंदूपति राजा कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? बात यह है, संविधान में हिंदू राष्ट्र है क्या? इसलिए नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए, बात यह है कि नेपाल में 95% हिंदू हैं। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उन्होंने ये बेहतर समझा कि हमें एक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक होना चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र। आपने इस्लामिक राष्ट्र, आपने पाकिस्तान का देख लिया, क्या हालत हो रही है वहाँ पाकिस्तान का। ये हिंदू राष्ट्र जो है, ये देश सबका है। इतनी विविधता किसी और देश में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं। ऐसी विविधता के देश में ये संभव नहीं है जो ये कल्पना की जाती है। ये संभव नहीं है या होना नहीं चाहिए? देखिए, ये संभव नहीं है, ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि सबको समान अधिकार देना ही लोकतंत्र है। सबके समान अधिकार और सबका उनका अवसर, यही लोकतंत्र का एक आधार होता है। किशोर जी एक सवाल इधर। किशोर जी इधर। दिग्विजय जी, मैं आदेश रावल लोकमत से। मेरा सवाल ये है कि जब आप कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार बने थे, आपको कोई इशारा हुआ था या आप खुद से ही चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं कांग्रेस अध्यक्ष का? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा से जो हमारे पार्टी का जो एक आदेश है उसका पालन किया है, और मैं चाहे मुझसे जो कुछ भी आप समझ लें, लेकिन आज तक मेरा एक भी बयान पर मुझे नोटिस नहीं दिया गया है। तो इसलिए इतना तो मैं कह सकता हूं कि जो मैं करता हूं या कहता हूं ये पार्टी विरोधी कभी नहीं हो सकता, पार्टी के हित में हमेशा होता है। जब मुझे मालूम पड़ा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो मुझसे सीनियर हैं और मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, वो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो फिर मैंने मना कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ लोकमत के नेशनल कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए और अपने ही अंदाज में अपनी बात रखने के लिए दिग्विजय सिंह।